जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इसके बारे में बता चुका हूँ और प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें से कुछ टॉपिक रह गए थे, वो थे आपके टर्न्स रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी और इम्पीडेंस रेशो। तो ये 3 टॉपिक जो बच गए थे मैं वो इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रांसफार्मर की करंट वोल्टेज में चेंजिंग करने के लिए उसकी जो टर्न होती है उनमें चेंजिंग किया जाता है। तो कहीं पर तो प्राइमरी की टर्न ज़्यादा होती है सेकेंडरी की अपेक्षा, और कहीं पर प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न होती हैं। तो उसी का टर्न रेशो बनाया गया है। तो कहीं पर हमारे को करंट दिया गया होगा तो वोल्टेज ही नहीं दी गई होगी सेकेंडरी की, कहीं पर प्राइमरी का करंट दिया गया होगा तो वोल्टेज नहीं होगी। तो ये सब निकालने के लिए एक टर्न रेशो फार्मूला दिया गया है, उससे हम इन्हें निकाल सकते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, इसे देख लेते हैं ट्रांसफार्मर टर्न रेशो होता क्या है। किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की टर्न के अनुपात को टर्न रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो रेशो होता है टर्नों का, उसी को हम टर्न रेशो के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ ईपी, ईपी का मतलब है कि प्राइमरी वोल्टेज, और इधर को ईएस का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज, और इधर को ये लिखा हुआ है प्राइमरी की तरह एनपी, एनपी का मतलब होता है प्राइमरी टर्न, और एनएस सेकेंडरी टर्न। और ऐसे एक पॉइंट और आपको मिलेगा आईएस मतलब सेकेंडरी करंट, और इधर को आईपी मतलब प्राइमरी करंट। ये कुछ आगे शब्द यूज होंगे तो इन्हें समझने की कोशिश करना। L1 प्राइमरी कॉइल और L2 सेकेंडरी। तो जब हमारे करंट और वोल्टेज का ही करंट वो उसका वोल्टेज और टर्न का रेशो निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब रेशो निकालने के लिए हमेशा यूज होता है आउटपुट बट्टे इनपुट। आउटपुट हमारी क्या रहेगी और इनपुट क्या है हमारी, तो आउटपुट बटे इनपुट। अब इसी में इनपुट क्या है प्राइमरी और आउटपुट क्या है सेकेंडरी, इसलिए निकालने के लिए एनएस मतलब सेकेंडरी टर्न बटे प्राइमरी टर्न बराबर सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज बराबर के। तो जो के होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो रहेगा, जो के है वो ट्रांसफॉर्मर रेशो है। अगर इसका के का मान ज़्यादा है तो 1 से, के का मान 1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप होगा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप। अगर के का मान 1 से कम है तो ये स्टेप डाउन होगा। ये भी थोड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना, स्टेप डाउन। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ट्रांसफार्मर रेशो के होता है, अगर इसका मान ग्रेटर देन 1 है तो क्या ट्रांसफार्मर किस टाइप का होगा, वो स्टेप अप होगा, और लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन होगा। तो इसमें कुछ एक चीज़ मिसिंग होगी आपकी, एक पॉइंट मिसिंग होगा। या तो प्राइमरी वोल्टेज न दे के प्राइमरी बस टर्न दे देंगे और सेकेंडरी की वोल्टेज और टर्न दोनों देंगे, तो इसमें रख के निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं मैं ये चैप्टर कराने के बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के लेके आऊँगा। टर्न कि कितनी टर्न कहाँ पर दी जाएंगी, वोल्टेज कितनी है, तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन वगैरह के जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं आगे कराने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा कॉइल की टर्न और वोल्टेज उनका रेशो निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसके बाद ये वाला फार्मूला हमारा यूज होगा कि जहाँ पर करंट भी दिया गया हो, करंट भी। तो यहाँ पर देखो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे या तो ऐसे बन सकता है। ये क्या आपकी वोल्टेज दी गई है और करंट दिया गया है,
किसी एक वाइंडिंग का करंट या वोल्टेज मिसिंग कर दी जाएगी, वो आपको निकालना है। तो जो मैंने सर ये कर रखा है रेक्टेंगल सा, इससे वो निकाल सकते हैं हम। इस वाले का तो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, पिछले मैंने इसी में बता दिया कि ये टर्न रेशो और वोल्टेज इससे निकलेगा, और आपका करंट और वोल्टेज इससे निकल जाएगा। तो थोड़ा ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि जहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगी वहाँ पर करंट घटेगा, इसलिए यहाँ पर देखो ये फार्मूला उल्टा रखा गया है। ये यहाँ पर मैंने लिया गया है सेकेंडरी वोल्टेज, तो यहाँ पर मैंने सेकेंडरी वोल्टेज लेके प्राइमरी करंट लिया है। देखो नीचे मैंने प्राइमरी वोल्टेज लिया और सेकेंडरी करंट लिया है, क्योंकि वोल्टेज की अपेक्षा जो करंट है वो उल्टा चलता है। कैसे उल्टा चलता है कि जहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगी वहाँ पर करंट घटेगा, क्यों दोनों का ही पावर जो होती है दोनों का मल्टीप्लाई ही होता है, मैंने आगे बता चुका हूँ आपको। तो वैल्यू वही रखनी है पावर की, तो इसी में गठा बढ़ी होगी। जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट घटेगा, और करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगी, इसलिए एक दूसरे उल्टे चलते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में इन्हें अलग रख दिया गया है। तो ये कंप्लीट फार्मूला आपका ये इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। जिसकी भी वैल्यू नहीं दी गई हो उसे आप फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारा ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसे जस्ट इसके बाद बताऊंगा, पहले ये देख लो आप। ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस रेशो, उसका इम्पीडेंस रेशो से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो होता क्या है, ये किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के इम्पीडेंस के अनुपात को, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है उसका जो अनुपात होता है उसे इम्पीडेंस रेशो कहते हैं। तो किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल क्या होता है जिसमें लॉस जीरो हों, वैसे होते तो नहीं है किसी में प्रैक्टिकली, परंतु जिसके लॉस जीरो हों उसे हम आइडियल कह सकते हैं कि आदर्श, इसमें लॉस कोई भी नहीं है। तो होता क्या है, ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर। भाई ट्रांसफार्मर पावर तो सेम ही रहती है प्राइमरी सेकेंडरी में, इनमें तो कोई चेंजिंग नहीं आती। अब चेंजिंग कहाँ आती है, करंट और वोल्टेज में। अब पावर का फॉर्मूला देखो होता क्या है, नॉर्मली हम पावर का जो फॉर्मूला देखते हैं P बराबर I²R, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ओम्स लॉ में आप पढ़ के आ चुके हो। ट्रांसफार्मर के अंदर ये किस टाइप से बनेगा, P बराबर I²Z, जेड का इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस एक तरीके का क्या रेजिस्टेंस ही होता है, पर AC सर्किट में इम्पीडेंस होता है और DC में रेजिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह पर क्या है, इम्पीडेंस जेड का यूज किया गया है। तो I²Z ये पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ इधर की तरफ देखो आप इस पॉइंट में, I²ZP मतलब प्राइमरी पावर के लिए, I²ZP बराबर I²ZS, ये सेकेंडरी के लिए हो गया। S का मतलब सेकेंडरी, इधर P का मतलब प्राइमरी। ये वाला फॉर्मूला ये बना दिया गया। अब इसे और सरल करेंगे, थोड़ा सा खुलने की कोशिश करेंगे, तो I²P अपॉन I²S और ZS बटे ZP, इस तरीके से ये खुल के फॉर्मूले में आ जाएगा। उसके बाद इसे और भी सरल किया जाए तो इसकी जो पावर है उन्हें काटने की कोशिश करो, जो पावर लगी हुई है। अब इस पावर के इक्विवेलेंट आपको आगे वाली वैल्यू करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इनकी पावर को हटाने के लिए इधर जो ZS और ZP है उसे रूट के अंदर लेके, यहाँ से पावर इनकी हट गई, जो I² जो लगा हुआ था ये पावर इनकी हट चुकी है। और जो आगे वाली वैल्यू है इससे कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रूट के अंदर ले जाएंगे। इसलिए जो आपका जो इसका जो इम्पीडेंस का जो टर्न रेशो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आपका चारों का बन के आ गया। यहाँ पर आप टर्न भी निकाल सकते हो, अगर टर्न दी गई है तो। वोल्टेज अगर नहीं दी गई है तो आप वोल्टेज भी निकाल सकते हो। करंट नहीं दिया गया है, मिसिंग है, तो करंट भी निकाल सकते हो। इम्पीडेंस अगर नहीं पता है तो आप इम्पीडेंस भी निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट आपका एक फॉर्मूला बन चुका है टर्न रेशो का। इसके बाद है आपका जो मैं पीछे छोड़ के आ रहा हूँ, आपकी ट्रांसफर इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है कि जितनी पावर हमने दी उतनी पावर मिली या नहीं मिली हमारे को। अगर हमने 100% इनपुट दे रखी है तो 100% आउटपुट भी मिलनी चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि कोई भी ट्रांसफर आइडियल नहीं होता। फिर यहाँ पर एफिशिएंसी आइडियल की बात की गई है। आइडियल में तो 100% एफिशिएंसी मिलेगी, परंतु प्रैक्टिकली वो 100 से नीचे मिलेगी। तो पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। किसी ट्रांसफार्मर से प्राप्त होने वाली आउटपुट पावर तथा ट्रांसफार्मर को दी जाने वाली इनपुट पावर, ये यहाँ पर दी जाने वाली इनपुट पावर, यहाँ पर इनपुट पावर के अनुपात को उसकी दक्षता मतलब एफिशिएंसी कहते हैं। दक्षता का प्रतीक ये है, इस टाइप का एन टाइप सा बनता है ये दक्षता का जो सिंबल है। इसलिए दक्षता बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। माने चलो मेरी इनपुट पावर है 100, आउटपुट पावर मिली हमारे को 90, तो कितना आ जाएगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90%। एसी की दक्षता ऐसी निकल के आ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही है। अगली वाली वीडियो में ट्रांसफार्मर के टाइप, कोर टाइप, किस टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन सी टाइप की कोर कहाँ पर यूज होती है, आउटपुट के अनुसार स्टेप अप स्टेप डाउन, इन सब के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही है।